नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 26 अगस्त 2024 और देख लेते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में हम कौन कौन से आर्टिकल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ये आवाज सुनकर के थोड़े सरप्राइज रहे होंगे। एक्चुअली क्या, सुमित सर आज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है कि आज ये डिस्कशन मैं करूं। ठीक है, तो ऐसे में आज हमारे पास में 3 आर्टिकल्स रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो रहेगा रियलिटी ऑफ रियल लाइफ एक्सप्लॉयटेशन एज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ये देखो, इंडियन सिनेमा की बात हो रही है। वैसे तो फोकस यहाँ पर हेमा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस या रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड है कि किस तरीके से मलयालम इंडस्ट्री के अंदर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन देखा जा रहा है, तो उसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा, इन्वेस्टिंग इन पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रीकांत मूवी आई थी ना, उससे आइडिया पिक किया गया है कि किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर हमारे यहाँ पर फोकस प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, जो कि डिपेंडेंट है, जो कि फोकस रहेगा, जो अभी यूपीएस है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लॉन्च हुई है उससे संबंधित है, जिसमें हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि ओपीएस क्या था, एनपीएस क्या था या क्या है, और अब एनपीएस की जगह यूपीएस क्यों लाया गया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में 3 आर्टिकल्स रहेंगे, इनको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले आज एक कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्यों ना हम एक इंपॉर्टेंट कोट, एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस डेवलप करें हमारे अंदर। भाई सीधी बात है, गीता ये कहती है कि परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इन एक्शन। सिंपल स्ट्रेट बात कह दी कि आपके सामने जो भी काम आता है वो काम आप करिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ। जैसे आपके सामने अभी पढ़ाई का काम है, तो पढ़ाई करो दबा करके, अपनी मेहनत एकदम 1 नंबर की होनी चाहिए, जिससे कि आज हो सकता है कि हमारी किस्मत हमारा टाइम फेवर ना करे, बट आज की मेहनत फिर हमें रिवॉर्ड डेफिनेटली देगी। दूसरी चीज, ना करना भी अपने आप में करना ही कंसिडर किया गया गीता के हिसाब से, पर कुछ चाह करके करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे में जो भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपके ऊपर चीजें आपने डिसाइड कर ली है, जो हो सकता है चाव चाव के मारे की हो, या फिर आपने सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिसाइड किया हो, तो ऐसे में उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने से बिल्कुल भी बैकफुट पे आपको नहीं जाना है। अपना काम तत्पर रहते हुए करते चले जाइए, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो सबसे पहला जो आर्टिकल रहेगा वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। तो ये स्कीम कैसे यूपीएस से डिफरेंट है, कैसे ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस तीनों में हम डिफरेंस समझ सकते हैं। ये देखो आर्टिकल आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का हमारा आर्टिकल है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो, यूनियन कैबिनेट की तरफ से सैटरडे को 24 अगस्त को यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है वो लॉन्च, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो लॉन्च कर दी। इसमें सिंपल सी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पर हम अभी फोकस कर रहे हैं ना, वो सेंट्रल एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की। स्टेट्स हैं वो बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, अकॉर्डिंगली फिर वो देखा जाएगा। तो पॉइंट ये आता है कि जब भी कोई रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद में उनको जो पेंशन रिक्वायरमेंट होती है वो वेरी ना करे, एक अश्योरेंस उनको मिल जाए कि कम से कम इतना फिगर तो मुझे मिलेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज के तौर पे इमर्ज होकर आई थी, क्योंकि जब से ये चुनाव गए ना 2024 वाले, और उससे पहले के भी कई स्टेट्स के चुनाव गए हैं, तो वहां पर ऑपोजिशन जो पार्टीज है, ऑपोजिशन में पार्टीज हैं, जैसे हम पर्टिकुलर बात करें कांग्रेस, तो उनकी तरफ से ये बात बार बार हाईलाइट की गई है कि हम ओपीएस की तरफ मूव करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा, अपने आप में आप कह सकते हो एनडीए गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था। तो ऐसे में फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है कि हाँ जी, हम एनपीएस का एक ऑल्टरनेट लेकर के आ चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ध्यान दें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब, ये ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, यहां पर ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाया जा चुका है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम काम में ली जा रही थी। तो इनके बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये क्या है पूरा माजरा। अब देखो, हमें ये देखने की जरूरत है कि अभी क्यों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये सब कुछ। इसके पीछे भी लॉजिक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही है। वो ये कि अभी एक तो कोalition की गवर्नमेंट है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तो इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन होने अभी बाकी है। तो ऐसे में 4 स्टेट्स के अंदर सरकार बनाना भी एक अपने आप में दिमाग में लेकर के चलना है। तो यहां पर ये यूपीएस कैसे इंप्लीमेंट होगा ये हम समझते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज तो यूपीएस का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक अश्योरेंस मिल रही है, जो भी रिटायर होने वाले इंडिविजुअल्स होंगे तो उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट कहीं ना कहीं उनके अकाउंट में मिलेगा, है ना, महीने के अंत में, रिटायरमेंट के बाद में। भाई सीधी बात है, पूरी सर्विस अपनी दे दी, इतनी मेहनत की है, इतना टाइम दिया है,
डेडिकेट किया, तो ऐसी परिस्थितियों में वो कहीं ना कहीं डिजर्व भी करते हैं। पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है दैट इज एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें कुछ लूप होल्स थे या फिर कुछ कमियां थी जिनको लेकर के गवर्नमेंट को बैकलैशेस देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में हमारे जो यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने 5 की फीचर्स को हाईलाइट किया है, वो हम देख लेते हैं कि क्या है वो 5 की फीचर्स यूपीएस में। सबसे पहली चीज अश्योर्ड पेंशन। इसका मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम किया है 25 साल तक, कम से कम 25 साल तक, तो उस इंडिविजुअल का जब रिटायरमेंट होगा ना, तो उस टाइम पर उस इंडिविजुअल के रिटायरमेंट के टाइम से पिछले 12 महीनों की कितनी इनकम आई है मंथली, उसका एवरेज निकाला जाएगा। बेसिक इनकम की बात कर रहे हैं ना, उसका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज निकाल करके और वो उसका 50% फिक्स कर दिया जाएगा कि हाँ जी, एम्प्लॉय की ये बेसिक पे का 50% निकल के आ रहा है पिछले 12 महीने का, ये उसकी अश्योर्ड पेंशन होनी चाहिए। ध्यान रखें कि ये 25 साल से अगर कम की सर्विस किसी की हो रखी है ना, अप टू 10 इयर्स, मिनिमम 10 और 25 तक भी जा रहा है, तो 25 के ऊपर जा रहा है तब तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर 25 से कम है पर 10 साल तक तो कम से कम सर्विस दी है, तो उनको फिर बाद में अकॉर्डिंगली कितने समय के लिए उन्होंने सर्विसेज दी है उसके हिसाब से उनका वेटेज कैलकुलेट होगा। इसका मतलब 25 से कम की जिनकी भी सर्विस होगी ना, 25 से ज्यादा की होगी, वो तो देखो मोर और लेस सिंगल फॉर्मूला चलेगा। पर 25 से कम पर 10 से ज्यादा, तो कितने सालों का उनका सर्विस रहा उसके अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन रहेगी। तो पहला तो ये काम हो गया। अब ये 50% फिक्स कर दिया ना, तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, इतनी पेंशन तो हमें मिल जाएगी। दूसरा पिलर इसका बताया अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। वो क्या बताई गई है, अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस कम से कम 10 साल रही है, तो मान के चलें कि उनकी जो पेंशन होगी महीने की, वो 10,000 से कम नहीं जाएगी, 10,000 से ज्यादा ही पेंशन उनको मिलेगी। तीसरा पिलर ये बताया है कि जिस इंडिविजुअल को इस तरीके से पेंशन अलोकेट कर दी गई बट उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो ऐसी परिस्थितियों में जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होंगे ना, जैसे स्पाउस हो गए, है ना, फीमेल थी रिटायर होने के बाद पेंशन ले रही, तो मेल को, मेल था रिटायर होने के बाद, तो फीमेल को फिर उसकी डेथ के बाद में पेंशन मिलेगी। वो पेंशन अमाउंट कितना होगा, जितनी पेंशन चल रही थी उसका 60%। इसका मतलब फैमिली को भी सिक्योरिटी दे दी। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पिलर है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। भाई समय के साथ में महंगाई बढ़ती है, तो उस चीज को सेटल करने के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसके आधार पर जो सर्विंग एम्प्लॉइज है उनके लिए आप कह सकते हो कि डीएनएस अलाउंस दिया जाता है, डीए दिया जाता है, वो चीज यहां पर भी ऐड कर दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ में महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि महंगाई की मार ना पड़े। पता पड़े कि आज भी 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 5 साल बाद भी 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 5 साल बाद के 10,000 रुपए तो आज के 10,000 से कितना कम हो जाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी, तो वो सेटलमेंट। इसके अलावा फिर लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन। रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो एक अमाउंट मिलता है बड़ा बल्कि, जिसमें एक तो ग्रेचुइटी इंक्लूड होगी और दूसरे इंक्लूड हो जाएगी उसके अंदर जो मंथली सैलरी अकाउंट में आती है। एक तो बेसिक होता है, ठीक है, फिगर जो कि 18,000 20,000 इस तरीके से रैंक होती है बेसिक वाली, है ना, और एक होती है ग्रोस जो ओवरऑल आती है अकाउंट के अंदर। तो जो ओवरऑल अकाउंट में आ रही है ना, उसका 1/10 कैलकुलेट किया जाएगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आधार पर। वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि हर 6 महीने में कैलकुलेट होगी, तो उसके आधार पर एक बड़ा अमाउंट 20 लाख 50 लाख 70 लाख ये अमाउंट ग्रेचुइटी के तौर पे रिटायरमेंट के टाइम पे भी दिया जाता है। तो इस तरीके से टोटल 5 हम पिलर्स के ऊपर यूपीएस को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये यूपीएस लाई गई, तो हमें पता है कि एनपीएस की जगह या एनपीएस के ऑल्टरनेट के तौर पे, पर एनपीएस क्यों लाई गई थी ये हमें जानना जरूरी है, और कब लाई गई थी। तो देखो, एनपीएस लाई गई थी जनवरी 1 2004 को, और ये कारण इसके पीछे कई बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले कारण थे, बहुत हम अच्छे से समझ सकते हैं। रीजन बीइंग कि समय के साथ साथ में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ने लग गया था। अब ओपीएस में क्या था कि कोई भी एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट का, उसको अपनी सैलरी में से कोई भी अमाउंट काट करके नहीं डालना होता था, राइट। वो जो अमाउंट उनकी पेंशन का मिलता था वो कंप्लीटली गवर्नमेंट को आप कह सकते हो बियर करना पड़ता था। अब आप समझ लो कि कितना ज्यादा बर्डनसम हो गया फिस्कली। और जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक इंडिविजुअल जो कि अपनी जॉब के ड्यूरिंग इतनी सैलरी नहीं उठा पाए थे जितना कि उन्होंने पेंशन से उठा लिया। ये आपके सामने कई एग्जांपल्स दिख जाएंगे जो अभी 80s 90s की उम्र में कोई जी रहा होगा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में ओपीएस को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। अगर ओपीएस की बात करें तो इसमें सिंपल सा यही फंडा था कि रिटायरमेंट के टाइम पे
जो भी इंडिविजुअल रिटायर हो रहा है तो उसको क्या फिक्स अमाउंट जो था वो फिक्स कर दिया जाता था कि हाँ जी भाई जो लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी है उसका 50% उनको पेंशन के तौर पे दे दिया जाता था, प्लस में उनको डीए दे दिया जाता था। ठीक है, डीए का मतलब डीएनएस अलाउंस जो इन्फ्लेशन के साथ में सेटल होता है। तो इस तरीके से ओपीएस एकदम क्लीनली काम करती थी। बट एनपीएस को फिर बाद में 2004 से स्टार्ट किया गया ना, वो अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे। कारण क्या था कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन ना होने के चलते ये बहुत ज्यादा फिजिकली अनहेल्दी होता चला गया था। इसका मतलब सारा खर्चा सरकार को उठाना पड़ रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई लोगों की जिंदगी का भी देखो, लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पहले कम जीते थे आजकल ज्यादा जीने लग गए, तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी तरफ से हमें कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे तो लगातार फिस्कली ये प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। आपको पता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर पेंशन इंक्लूड होती है, और रेवेन्यू में कोई भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी एक्सपेंड नहीं होती। तो ऐसी परिस्थितियों में ये टारगेट किया गया कि कैसे भी करके हमें इसको फिस्कली प्रूडेंट मैनर में काम करने की जरूरत है। अब आप देखो यहाँ पर कि ये जो पेंशन लाइबिलिटी थी ये इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जो कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रही थी। और दूसरा, हमने इकोनॉमी को ओपन भी तो कर दिया था, हमने पे कमीशंस भी इंप्लीमेंट कर दिए थे। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर वहां पर एम्प्लॉइज जो थे उनकी सैलरी हाइक हुई थी, जिनकी सैलरी 7,000 थी वो 35-40,000 रुपए तक पहुंच गई थी जब 6 पे कमीशन लगा था। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था। 1990-91 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन था पेंशन की वजह से 3272 करोड़ का, और स्टेट्स को सबको मिलाकर के 3131 करोड़ का। और आज तक जो ओपीएस के ऊपर डिपेंडेंट लोग अभी भी ले रहे हैं सैलरी 2004 से, 1 अप्रैल 2004 से पहले के जो रिटायर हुए हो रखे हैं, उनका अगर फिगर बर्डन अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो मोटा मोटा कितना रहा बर्डन का, मतलब एक तरीके से लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर वो 58 गुना 2020-21 तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ चुकी है, और 125 गुना स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ चुकी है। तो ये चीज क्या कह रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी। बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एनपीएस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए थे ओपीएस के कंपैरिजन में। सबसे पहला तो कि जो अश्योर्ड पेंशन देने की बात हुई थी ना, कि हाँ जी रिटायरमेंट से जस्ट पहले कितनी सैलरी उठा रहा है उसका 50% दे दिया जाएगा, एक तो ये हटा दिया गया था एनपीएस में। और दूसरा, अब एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये बात एनपीएस में कर दी। ओपीएस में तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, अब एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से हुआ। वो कैसे, इसमें ये कह दिया कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 10% देगा, और उसी के साथ साथ में जो गवर्नमेंट है ना, वो भी अपनी तरफ से 14%, जो कि बढ़ाकर के 18% बाद में कर दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से उनकी बेसिक सैलरी का लगभग 18% दे दिया जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेसिक का, 28% एनपीएस के अंदर। अब ये 28% अमाउंट जो है सैलरी का आपकी बेसिक का, वो जाएगा, आप कह सकते हो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि हाँ भाई आप इन बैंक्स के या इन आप कह सकते हो मैनेजर्स के थ्रू आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, जो कि बाद में फिर आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन के तौर पे रिटर्न देते रहेंगे। तो ऐसे में उनका रिस्क लेवल भी डिसाइडेड था कि हाँ जी कौन सा मैनेजर लो रिस्क पे है, कौन सा हाई रिस्क पे है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस ले सकते हो कि हाँ जी मेरा ये पेंशनर ये बैंक होगा या फिर ये पर्टिकुलर एंटिटी होगी। अगर हम एनपीएस की बात करें तो हमारे पास में टोटल 9 फंड मैनेजर्स है, जिनमें एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, टाटा एंड मैक्स, इनके पास में। बट वही चीज थी कि इसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी और जो वेरिएशन था ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा था। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अशोर्ड रिटर्न की भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज दिखाई दे रही थी कि जो 50% फिक्स किया गया था ओपीएस के अंदर वो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है एनपीएस को कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और कमेटी का चेयरमैन कौन थे, टीवी सोमनाथन, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनके द्वारा 2023 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। 100 मीटिंग्स के बाद में स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ कंसल्टेशन के बाद में अल्टीमेटली यूपीएस अनाउंस कर दिया गया, जो कि ओपीएस और एनपीएस दोनों का मोर और लेस एक हाइब्रिड वर्जन आप कह सकते हो। यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन में आ जाएगी, और एनपीएस की बात करें तो 2004 से जिन लोगों ने एनपीएस को ऑप्ट कर रखा है तो उनके पास में भी ये चॉइस रहेगी कि वो यूपीएस में आना चाहे तो आ सके। तो मोटी बात करें तो यहां पर सोमनाथन जी जो है ना, इनका तो ये कहना है कि ज्यादा भी नहीं तो 99% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो 2004 के पास में बाद में रिटायर हुए हैं, तो वो लोग आराम से ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी हमें यूपीएस चाहिए, क्योंकि यूपीएस में कहीं ना कहीं अश्योरेंस मिल रही है सैलरी की, आई मीन पेंशन की। ठीक है, इसके अलावा बहुत कम चांसेस है कि कोई एनपीएस को ऑप्ट करके कंटिन्यू करे यूपीएस को छोड़ करके। बाकी स्टेट्स पे तो देखो डिपेंड करेगा कि स्टेट्स कौन कौन से यूपीएस को इंप्लीमेंट करते हैं।
वो ओपीएस पे, एनपीएस पे या फिर यूपीएस पे जाना चाहते हैं, वो इनकी चॉइस है। इसके अलावा देखा जाए तो यूपीएस और ओपीएस में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब से यूपीएस इंप्लीमेंट होगा ना, तो एक बार फिर से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन जाएगा, क्योंकि अश्योरेंस आप दे रहे हो पेंशन देने की। तो ऐसे में 800 करोड़ रुपए तक का तो देखो एरियर के ऊपर सेटलमेंट जाएगा, क्योंकि 2004 के बाद में जो लोग रिटायर हुए हैं उन लोगों को भी तो आप सेटल करोगे ना, जो यूपीएस की तरफ जाएंगे कि हाँ जी उनका इतना नुकसान हुआ, इतना उनको मिलना चाहिए था, तो वो गवर्नमेंट को सेटल करना पड़ेगा। तो 800 करोड़ रुपए का खर्चा तो उसमें आएगा। और ओवरऑल अगर देखें तो एक साल का फर्स्ट ईयर का जो खर्चा रहेगा यूपीएस का, वो गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा 6250 करोड़ का। बट स्टिल एनपीएस से कहीं ना कहीं फिजिकली ठीक रहेगी ये पर्टिकुलर स्कीम, अगर बात की जाए। ओपीएस और यूपीएस में डिफरेंस की बात करें तो ओपीएस में देखो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉय की तरफ से, सारा काम सरकार एम्प्लॉयर ही कर रहा था। वहीं पर यूपीएस के अंदर आप एनपीएस की तरह आप कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए यूपीएस एंड ओपीएस के अंडर। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग इन पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ अटैच कर सकते हैं, और ये राजेश रंजन जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि रिसेंटली एक हिंदी मूवी आती है श्रीकांत राजकुमार राव की, जिसके अंदर उनके श्रीकांत जो थे, ओके, इनका नाम अगर रियल लाइफ में देखे तो श्रीकांत बोला, तो ये अंधे पैदा हुए थे। तो इनके माता पिता को ये कहा गया गांव वालों के द्वारा कि भाई इनकी एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको रिटर्न अच्छा नहीं देंगे। पर आपने मूवी अगर देखी है, रियल स्टोरी अगर आपको पता है, तो ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे इमर्ज होकर के आए। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना, उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे समाज की बात करें या फिर किसी भी तरीके से कोई भी सेक्टर, चाहे वो जॉब की बात करो या एजुकेशन की बात करो, हर जगह इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इन पर अटेंशन देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें सपोर्टिव मैकेनिज्म पे काम करना होगा, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा एजुकेशन लेवल पे। क्योंकि श्रीकांत मूवी में भी ये चीज साफ साफ बताई है, ये साइंस लेना चाहते थे, बट प्रिंसिपल्स ने ज्यादातर ने मना कर दिया, बोले कि फिजिकली डिसेबल्ड जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड जो है, जो देख नहीं सकते, तो उनको आप किस तरीके से पढ़ाओगे साइंस, उसके लिए हमारे पास फैसिलिटीज की कहीं ना कहीं कमी है। तो बोला हमें एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड मैनर में पॉलिसी डेवलप करने की जरूरत है, और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। 2023 में निफ्टी 50 की रिपोर्ट आती है। निफ्टी जो 50 टॉप कंपनीज का अपना आपको बताया, वो शेयर मार्केट के अंदर अपना लिस्टिंग करता है। तो उसमें क्या रिपोर्ट में रिवील होता है कि 1% से थोड़ा सा ज्यादा ही ऐसी कंपनीज थी जो निफ्टी 50 के अंदर आती है, और उनके पास में पीडब्ल्यूडीज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहीं पर नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल, इस रिपोर्ट के हिसाब से, इसके डेटा के हिसाब से देखें तो हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये हाल है कि जो डिसेबल्ड हैं उनके हिसाब से 1% से भी कम इंस्टीट्यूशन के पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल बिल्डिंग्स की बात करें तो केवल 40% स्कूल बिल्डिंग्स प्रॉपर है जिनमें रैंप है। इसके अलावा एक्सेसिबल रेस्टरूम्स की बात करें तो 17% के पास में ही एक्सेसिबल रेस्टरूम्स है। तो ऐसे में हमें इंक्लूसिव इंडिया अगर बनाना है, इंक्लूसिविटी मेंटेन रखनी है, हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन जो आ रहा है उसको खत्म करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। अब देखो, इसके अलावा एक और रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं राइटर, सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट दी थी, जिसका नाम है एक्सेसिबल एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसमें ये कहा कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आ गया, उसमें रिजर्वेशन की बात कर दी कि भाई इनके जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए, उनको स्पेस दिया जाए। बट हो क्या रहा है, इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है, इंक्लूसिव पॉलिसीज होने के बावजूद। दैट मीन्स पॉलिसी है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं है, और कहीं पर तो पॉलिसी के ऊपर बात ही नहीं हो रही। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडीज को अपलिफ्ट करने के लिए फोकस करना होगा, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट सेक्टर के हो। गवर्नमेंट को तो कम से कम बहुत आगे जाकर के काम करने की जरूरत है। इसके अलावा देखा जाए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है उसकी अगर बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेशन की नीड महसूस कर रहा है। अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें यूएसए में, तो वहां पर लोकल डिसेबिलिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो क्या करते हैं कि हाँ भाई, उस यूनिवर्सिटी में जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्रॉपर उनकी डे टू डे लाइफ के अंदर काउंसलिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सिमिलर मैनर में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी यूएसए में है, वहां पर रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जिसके चलते हाउसिंग से लेकर के
सपोर्टिव डिवाइसेस वो देने तक पूरा काम किया जाता है उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटलमेंट के तहत। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स सेंटर भी उन्होंने सेटल कर रखे हैं। और हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज है, जिनके पास में इंप्रेसिव मॉडल्स हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में नहीं दिखता। जैसे कि हम शिवनादर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनके पास में पर्सनलाइज सपोर्ट का मैकेनिज्म है कि जो पीडब्ल्यूडीज है उनको सपोर्ट दिया जाए, उन स्टूडेंट्स की हेल्थ के बारे में भी उनकी काउंसलिंग हो, स्टडी में भी डे टू डे बेसिस में उनको क्या चले जाए, उनको सपोर्ट दिया जाए। इवन वहां का जो टॉप मैनेजमेंट है, डीन ऑफ एकेडमिक्स है ना, वो एकेडमिक अकोमोडेशन के लिए डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी दिख रही है हमें। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। इसका मतलब शिवनादर यूनिवर्सिटी जैसे मैकेनिज्म हमें पूरी यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलते हैं। और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पर किस तरीके की डिसेबिलिटी की आपको फेवर मिल जाएंगे, कहीं पर नहीं। अगर विजुअल इंपेयर्ड है तो ब्रेल लिपि के आधार पर उनको मिलना चाहिए पढ़ना लिखने का मटेरियल, वो नहीं मिल पाता। स्टूडेंट फिर बाद में आगे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी की बात करें तो उसके द्वारा भी अपनी तरफ से ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी गाइडलाइंस इशू कर रखी है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम इस तरीके के मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जो कि पीडब्ल्यूडीज की प्रेजेंस को एनकरेज करें, कि वो डरे नहीं या फिर ये ना सोचे कि यार हमारे लिए फैसिलिटीज नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो उन चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव मैंडेट ऑलरेडी बता है, हमने देखा 2016 का राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, बट उसके बावजूद भी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ही नहीं है। आप एजुकेशन की बात कर चुके हो, अब वर्क सेगमेंट की बात भी कर लो, वहां पर भी एम्प्लॉयर्स प्रॉपर फैसिलिटीज देने से कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेट्स को कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत है। और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्राजील का। ब्राजील में सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो उसमें कम से कम 2% और ज्यादा ज्यादा 5% जो होगी वर्कफोर्स की, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे। तो इस तरीके का मैंडेट है ना, ये लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर इसके अलावा जो कंपनियां या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके की गाइडलाइंस को कंप्लाई ना करे, फॉलो ना करे, तो भाई उनको फिर कहीं ना कहीं फाइन इंपोज किया जाए। इसके अलावा इंसेंटिवाइज करने के भी ऊपर भी हमें काम करना होगा। जैसे कि जो भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके के मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करेगा तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दी जाए, है ना, उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाए टैक्सेशन में या अदर जो भी आपके एस्पेक्ट्स होते हैं। जापान में इस तरीके का मैकेनिज्म ऑलरेडी डेवलप हो रखा है कि उन्होंने सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी फॉर एम्प्लॉइज का मैकेनिज्म चला रखा है। दैट मीन्स जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग से सेगमेंट डेवलप कर रखा है हर एक इंस्टीट्यूशन में। तो ये जो चीज होगी ना, ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी को मेंटेन करेगी। और ये चीज कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में मेंशन्ड भी है। इसके अलावा देखा जाए तो डिग्निटी की भी बड़ी बहुत ज्यादा इशू आते हैं। जैसे कि हम ब्रिटिश आर्टिस्ट डेविड हेवी की बात कहें तो इनके द्वारा एक बात कही गई थी, द हिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबल्ड पीपल इज द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेसिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। अब आप सोचो किस तरीके का माइंडसेट है, ये केवल इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। बट हमें एडवांस तो करना पड़ेगा ना, सिविलाइजेशन तभी फ्लॉरिश करती है जब हम चीजों को टाइम टू टाइम चेंज करें। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें जो फिजिकली डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी आइडेंटिटी को हमें एनकरेज अगर करना है तो सबसे पहली चीज तो उनको सेकेंडरी या खुद से कमतर नहीं आंकना चाहिए जो भी प्रॉपरली फिट इंडिविजुअल्स हैं। अब वहीं पर अगर कोई इंडिविजुअल लोअर कास्ट से बिलोंग करे या पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करे, उस इंडिविजुअल के साथ में कुछ इस तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई भी डिफरेंटली एबिलिटी एसोसिएटेड है, तो वो बंदा कितना ज्यादा परेशान होगा, हम समझ सकते हैं इस चीज को। इसके अलावा सोशलिस्ट कॉलन बार्नीस की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम जिस तरीके से पीडब्ल्यूटीज को पोर्ट्रे करते हैं वो देखो आप, पोर्ट्रेट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी, वायलेंस एंड क्यूरियोसिटी एंड रिडिक्यूल। इसका मतलब सोसाइटी पे बर्डन, बेचारे एबनॉर्मल सिचुएशन को देखते हुए कि यार इनके लिए तो कुछ नहीं, अरे यार ये तो ऐसे है, मतलब एक तरीके से फॉर ग्रांटेड लेना। और जो शो करनी है सिंपैथी या एम्पैथी, वो इस तरीके से कि यार ये नहीं कर पाता इसलिए, अरे भाई करने की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। इसके लिए हमें सोसाइटल एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। और ये चीज हमने अभी रिसेंट टाइम में हुआ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स था, उसका जब फाइनल होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारे 3 फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है उनके द्वारा एक वीडियो में डिसेबल्ड जो है उन प्लेयर्स के लिए गलत तरीके के कमेंट किए गए, गलत तरीके का मैनिफेस्टेशन किया गया, जो कि अपने आप में
अब सीधी बात है, क्रिकेटर्स, हीरोज, ये हमारे जो बॉलीवुड के हैं, तो ये रोल मॉडल बन के अगर चलते हैं, तो अगर ये लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो फिर सोसाइटी में कैसे चेंजेस आएंगे? तो ये अकाउंटेबिलिटी सेटल होना जरूरी है। साथ ही साथ हर दिन की जो स्ट्रगल है या स्टिग्मा जो अटैच कर रखा है बेचारे वाला, तो वो चीजें हमें खत्म करनी होगी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो निगेटिविटी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये दिमाग की है। और ये दिमाग किसका खराब हो रखा है? जो एबल्ड बॉडीड पर्सन है ना, जो सब कुछ कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, पैदल चल सकता है, फिजिकली फिट है, उन लोगों के दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है। अगर वो चाहे तो इस नेगेटिविटी को सही करते हुए और ये जो गैप है ना, इसको ब्रिज करते हुए जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको आगे लाने में काम किया जा सकता है, और उसी के ऊपर काम करने की हमें जरूरत है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है रियलिटी ऑफ रियल लाइफ एक्सप्लॉइटेशन एज ए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कालेश्वरम राज और तुलसी के राज, इनके द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। अभी होता क्या है कि जस्टिस के हेमा कमेटी रिपोर्ट जो है वो आती है, आ तो गई थी ये रिपोर्ट, देखो सबमिट हो गई थी 2019 में, बट अभी गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट में कुछ अपने हिसाब से चेंजेस किए हैं, कुछ सेंसर्स लगाए हैं। उसके बाद में अल्टीमेटली आरटीआई लगने के तहत ये रिपोर्ट अब पब्लिक डोमेन में आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हेमा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों हुई थी? देखो मलयालम इंडस्ट्री है ना, वहां पर एक महिला एक्ट्रेस को, मतलब एक एक्ट्रेस को कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ा था, और उसके चलते फिर मलयालम इंडस्ट्री के ऊपर एक ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि ये मैनेज जो है, ये प्रॉब्लम है कितनी गहरी है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज हमारे देश के अंदर जो वर्नाक्युलर फिल्म इंडस्ट्री है मलयालम, जो लोकल इंडस्ट्री है केरला की फिल्म इंडस्ट्री, वहां पर महिलाओं के द्वारा जो इश्यूज फेस किए जाते हैं, उन चीजों को ये रिपोर्ट एक्सपोज करती है। बट ये रिपोर्ट है ना, ये ओवरऑल रियलिटी एक्सप्लोर कर रही है कि पूरे देश के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर कितनी प्रॉब्लम चलती है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में 2 कैटेगरीज के इश्यूज को टैकल किया गया है या फोकस किया गया है। एक तो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन इन सिनेमा, कि किस तरीके से, किसको कास्टिंग काउच बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि एक इंडिविजुअल को कोई रोल देने के बदले उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। एक तो बोले ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी सबसे बड़ी इसमें इशू क्या बताई कि किस तरीके से बेसिक फैसिलिटीज की कमी है सिनेमाज में, और महिलाओं को किस तरीके से सेकेंडरी लीडर के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। तो ये 2 चीजें बड़ी हाईलाइट हुई है इसके अंदर। आप यहां पर देखो, ये जो कास्टिंग काउच है ना, जिसमें सिंपल सी बात है, कोई भी रोल आपको मिल रहा है और उसके बदले आपको ये कहा जाता है कि आप सेक्सुअली थोड़ा सा फेवर करो, और मना कर दोगे तो आपका फिर वो आपका मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस की बात है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, फीमेल्स के साथ थोड़ा ज्यादा है, पर मेल्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है ना। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपनी पोजीशन का फायदा उठाया जाता है जो हायर अथॉरिटी है सिनेमा में, उनके द्वारा। तो कुल मिलाकर के जेंडर इक्वालिटी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं है। और रही सही में ये कोलकाता में हॉस्पिटल वाला जो केस आया है, आरजीकर हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर का जो रेप हुआ फिर मर्डर हुआ, इसने इस बात को एक बार फिर से हाईलाइट कर दिया है कि हमारे यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है, महिलाओं के साथ में किस तरीके से स्टिग्मा कनेक्टेड है। बट एक पॉइंट बड़ी अच्छी हाईलाइट की जा रही है कि इस बात में जब रेप की बात आती है तो ये बात बोल दी जाती है कि हाँ जी, आप कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल को ही कह देते हो कि यार इसकी वजह से गड़बड़ हुई है। बट ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल की वजह से नहीं, ये कहीं ना कहीं सोशल प्रैक्टिस का एक कल्मिनेशन है। इसका मतलब समाज में हमने भ्रांतियां कुछ इस तरीके की पाल रखी हैं कि महिलाओं को आइसोलेटेड होना चाहिए, महिलाओं को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग को कुछ ज्यादा ही भ्रमित कर देती है, और वो भ्रमित दिमाग फिर बाद में महिलाओं के साथ में इस तरीके के कुकृत्य कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रॉब्लम जो है वो सोशल लेवल पर है, और ये चीज सुमित सर ने देखो बहुत बार आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए कहा भी है। अब यहां पर हमें एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को ना ध्यान रखते हुए हमें ओवरऑल अप्रोच को देखना होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल के द्वारा अगर कोई इंसिडेंट को अंजाम दे दिया गया, वो कल्प्रिट हो गया, तो उस परिस्थिति में आप उसे इंडिविजुअल को केवल कल्प्रिट मानते हो, ये बात है गलत, ये पार्शियल ट्रीटमेंट दे रहे हो। हमें कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को या महिलाओं का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है कि ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, इनको तो हम ऐसे यूज करेंगे, ऐसे काम में लेना है, ऐसे काम करवाना है, तो ये हमें चेंज करना होगा। और ये शुरुआत होती है घर से। वैसे देखा जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 31,516 रेप केसेस रजिस्टर हुए 2022 में। ये तो भाई रजिस्टर्ड हैं,
कितने हुए होंगे, क्योंकि जब ये स्टीरियोटाइप की हम बात करते हैं तो महिलाओं को उल्टा रोका जाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा आप करोगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगेन फिर सोसाइटी आती है कि अगर कोई महिला के साथ में कोई इंसिडेंट हो गया और वो अगर रिपोर्ट कराने गई, एफआईआर कराने गई, तो समाज में देखा जाएगा कि ये देख किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उल्टा उस कल्प्रिट को, जिसने क्राइम किया है, उसके खिलाफ में कोई बात नहीं उठेगी, उसके बजाय उस महिला को ही आप कह सकते हो कि गलत नजरों से देखना शुरू कर दिया जाएगा। तो वो चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आज आप खुद देखो कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट का जो केस है, ये हमने सिनेमा वाली बात भी की और कोलकाता वाला जो इंसिडेंट है, उसको सबको टैकल करने के लिए हमारे पास में 2013 का एक्ट अवेलेबल है, जिसमें हम सीधी बात क्या कहते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसका प्रिवेंशन करना, उसका इलाज करना है तरीके से। उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरीके के केसेस को टैकल करने से रिलेटेड कोई 2013 में कानून आया। इसकी शुरुआत हो गई थी 1997 में। केस का नाम है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। ठीक है, इसमें सीधी बात है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी थी कि जो भी महिलाएं वर्किंग है उनका वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ अधिकार बनता है, और वो जो अधिकार है उसको इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जुडिशियल लेजिस्लेशन, मतलब एक तरीके जुडिशियल एक्टिविज्म तक का शो किया था, क्योंकि लेजिस्लेशन तो था नहीं, ना सरकारों ने कोई प्रॉपर एक्शन लिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में ये विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी, इनके आधार पर काम हुआ कि वर्क प्लेस में किसी के साथ में भी कुछ गलत होता है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो उनका प्रॉपर रिड्रेसल होना चाहिए। फिर उसके बाद में 16 साल लग जाते हैं, तब फिर पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता है, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, जिसके तहत जो भी आप कह सकते हो वर्क प्लेसेस है, उनकी डेफिनेशन एक तो कॉम्प्रिहेंसिव दी है। इसका मतलब कहीं पर भी वर्क प्लेस को लेकर के आपके दिमाग में कोई डाउट ना है, इतना बढ़िया अच्छे से डिफाइन किया हुआ इस एक्ट के तहत वर्क प्लेस को। और इसमें क्या किया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और इस कमेटी के तहत जब भी किसी वुमेन के साथ में वर्क प्लेस पे कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कंप्लेन कर देगी, और आकर के ये कमेटी अपने हिसाब से फिर उसको पनिश करेगी जो भी कल्प्रिट है वहां पर। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे हो रही है उसको टैकल करने के लिए जो आईसीसी सेटल किया गया ना, पता पड़ा कि वहां पर जो आईसीसी के मेंबर्स है, जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको प्रभावित किया जा रहा है उस अब्यूजर के द्वारा, उस कल्प्रिट के द्वारा। तो ये चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट एंटिटी सेटल करने की जरूरत है ना। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल और केवल सिनेमा इंडस्ट्री के साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्रीज में देखी जा सकती है, कम और ज्यादा स्केल पे। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो भी कमिटीज या जो भी इंस्टीट्यूशन आप सेटल कर रहे हो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको प्रॉपरली एड्रेस करने का मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। बट अगेन कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि वो महिला, वो लड़की कम से कम इनिशिएटिव तो ले कि हाँ मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई है, इनिशिएटिव लेके तब आगे जाकर के ये मैकेनिज्म काम करेंगे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं हम दिमाग में ये लेकर के चलते हैं, हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि जो भी सर्वाइवर है वो मतलब अगर अपना नाम लेकर के खुले में जाकर के अपनी जस्टिस की बात कर देती है तो हम उसको उल्टा लपेट लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम खत्म करनी होगी, ये एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेंसिबल कंसर्न है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए राइटर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि केरला की सरकार के द्वारा 295 पेजेस की रिपोर्ट आई थी हेमा कमेटी की, उस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस किए थे, रिडक्ट किया गया, क्योंकि वहां पर कल्प्रिट और सर्वाइवर दोनों के नाम जो है वो कहीं ना कहीं छुपाने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर मुद्दा मेरे दिमाग में तो यह कल्प्रिट का क्यों छुपाया, खैर वो एक अलग बात है, क्यों छुपाया हमारे पास में इसका जवाब नहीं है। बट यहाँ पर सर्वाइवर जो है उनका नाम इसलिए छुपाया क्योंकि हमारे समाज में उनके साथ में क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं वो हम केवल इमेजिन कर सकते हैं कि जिस फीमेल एक्टर के साथ में वो प्रॉब्लम वहां पर हुई थी उनकी क्यों आइडेंटिटी छुपाई गई है। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आपका 2018 का, उसमें ये प्रोविजन था, उसमें ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो अगर किसी के साथ में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और उस इंडिविजुअल जो विक्टिम है उसके द्वारा अगर अपनी आइडेंटिटी छुपाने की अप्रोच रखी जाती है कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं इस केस को टैकल करके फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर उसका नेम डिस्क्लोज हो गया तो केस की सुनवाई के दौरान ही उसको कितने बुरे तरीके से समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उस चीज को यहां पर हाईलाइट किया सुप्रीम कोर्ट ने निपुण सक्सेना केस में कि इंडियन पीनल कोड, जो कि आज के समय में भारतीय न्याय संहिता के नाम से हम जानते हैं,
इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 228 ए था, जो कि अब के टाइम पे सेक्शन 72 और 73 के तहत प्रोविजन कर दिया कि भाई आप सर्वाइवर जो है, विक्टिम जो है, उसकी आइडेंटिटी को एनोनिमाइज करोगे, छुपा के रखोगे। नहीं तो अगर किसी ने एक्सपोज कर दिया तो फिर उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी का मामला है, वहां पर राइट टू प्रिवेसी का मामला है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में फिर कितनी प्रॉब्लम, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उस महिला को, वो हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। तो ऐसे में राइट टू प्रिवेसी, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है पुट्टास्वामी केस के आधार पर। इसके अलावा एनोनिमिटी मेंटेन करना इसलिए जरूरी है कि जब तक विक्टिम कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा तब तक आप क्रिमिनल को कैसे पकड़ोगे, और विक्टिम की आइडेंटिटी अगर आपने एक्सपोज कर दी तो ऐसी परिस्थितियों में फिर समाज में क्या उसके रेपरकशंस होंगे। हो सकता है विक्टिम फिर बैकफुट पे चला जाए, और बैकफुट पे चला गया तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे, क्रिमिनल को कैसे हम कन्विक्ट करेंगे, कैसे पनिश करेंगे। तो ऐसे में ये एनोनिमिटी भी बोलो बहुत जरूरी हो जाती है। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे। हमें फालतू की, या फिर कहते हैं ना कि मिसगाइडेड एम्पैथी और ये शो करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा जो सोशल स्टिग्मा है, हमें हमारी जो सोशल स्टीरियोटाइप है, उसको चेंज करना होगा कि महिलाओं को हम कहीं ना कहीं सेकेंडरी कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है। हमें केवल एक रेप केस आता है तब एक बार जग जाता है, पता पड़ता है कि फिर वापस ठंडे हो गए, फिर दोबारा कोई नया केस आता है तब जाकर के हम जगते हैं। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, तो इसको हमें ठीक करने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें काम करना होगा सोशल लेवल पे, है ना। तो दूसरा, महिलाओं को कॉन्फिडेंस होगा तभी जाकर के वो कंप्लेन के लिए जाएंगी, तभी जाकर के फिर वो ट्रायल्स होंगे, और ट्रायल्स फिर बाद में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आईसीसी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है अंडर some kind of influence of culprit or the accused. Okay. इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें लाने की जरूरत है। 2017 में आपको पता ना मीटू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ था, जहां पर हार्वी विंस्टन करके एक अमेरिकन डायरेक्टर प्रोबेबली, तो उस फिल्म प्रोड्यूसर, उस इंडिविजुअल ने रोल दिए लोगों को, महिलाओं को, पर उन महिलाओं से कास्टिंग काउच करवाया, कहने का मतलब सेक्सुअल फेवर मांगा। तो ये चीजें हमें ठीक करनी होंगी। महिलाओं को जो भी समस्याएं आ रही है उनको ठीक करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी हमें टैकल करना होगा। साथ ही साथ हमें एक सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है सोसाइटी का, कि कहां पर क्या प्रॉब्लम अभी जीरो से चल रही है। तो सोशल लेवल पर हमें एफर्ट डालने की जरूरत है। हमें महिलाओं की जो स्ट्रगल है, जो भी उनको वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उनको खुद को भी एम्पावर करना है, उनमें अवेयरनेस भी लानी है, और सोसाइटी में जो एक स्टिग्मा अटैच होता है उसको हमें खत्म भी करना है। तो कुल मिलाकर के ये 3 हमारे आर्टिकल्स थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।